अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सरदार साद। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो हिस्ट्री से मुतालिक है और वीडियो है द एडवेंचर्स। इनके चैनल का नाम है, तब मैं आपको बताता हूँ। चैनल का नाम है इनका अर्थ एडवेंचर इन हिंदी। गालिबन में आगे हिंदी में लिखा हुआ है तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे पढ़ने में मुझे लग रहा है हिंदी लिखा हुआ है। तो इनकी वीडियो है 18th सेंचुरी में हिंदुस्तान कैसा था और हिंदुस्तान में जो लाइफस्टाइल था वो किस तरीके से था, वो मैं आज आपको इस वीडियो के मुतालिक बताऊंगा। क्योंकि इसे टाइटल से पता लग रहा है यार कि 18th सेंचुरी में जो इंडिया में जो कुछ चल रहा था, जो वहाँ के लाइफस्टाइल था, उसके बारे में ये वीडियो हिस्ट्री के बारे में है। तो आइए चलते हैं, मज़े की वीडियो होगी। आइए चलते हैं, वीडियो देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक अखंड भारत होता था। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान की जनसंख्या महज 16 करोड़ थी। कहते हैं उस वक्त हिंदुस्तान में 10% से कम पुरुष पढ़े लिखे थे और महिलाओं में पढ़े लिखों की संख्या तो 1% से भी कम थी। ये वजह है कि हजारों किलोमीटर की दूरी से आकर कोई अंग्रेज हमारे भारत पर आसानी से कब्जा जमा लेता है। कहते हैं जब अंग्रेज भारत आए थे उस वक्त भारत में 2 राजाओं का राज चलता था, एक तरफ मुगल और दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य। उस वक्त तक अंग्रेज भारत में कदम तो रख लिए थे, लेकिन यहाँ पर उनका कब्जा जमा पाना बहुत मुश्किल था। अंग्रेज इंतजार करते थे कि भारत के राजा आपस में लड़ाई करें और अंग्रेज उस लड़ाई का फायदा उठा ले। यही वजह है कि अंग्रेजों को भारत पर पूरी तरह से कब्जा जमाते जमाते 18वीं शताब्दी आ गई। ऐसे में आप लोगों ने भी कभी न कभी इस बात को सोचा होगा कि उस वक्त के आम लोगों की जिंदगी कैसी थी। उस वक्त के लोगों को क्या पढ़ाई लिखाई करने की आजादी मिलती थी, उस वक्त का समाज कैसा था और वे लोग किस तरह के काम को करके अपना भरण पोषण करते थे। उस वक्त हमारा गाँव कैसा था, उस वक्त हमारा शहर कैसा था। क्या तब भी हमारे समाज में चोरी, लूटपाट और बलात्कार जैसी घटनाएं होती थी। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आबादी की। भले ही इस वक्त भारत पूरी दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने वाला है। आज के वक्त में भारत की आबादी जहां 130 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है, वहीं 1800 ईस्वी में भारत की आबादी महज 16 करोड़ थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों को मिलाकर भी उस वक्त हमारे देश में सिर्फ 16 करोड़ लोग रहते थे और आज भारत के कई हिस्से कटने के बावजूद भी जो जगह बची है उसमें 130 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। ये वो वक्त था जब हमारे देश में शहरों की संख्या बहुत कम थी। यही वजह है कि भारत देश को हमेशा से ही भारत के गांव रिप्रेजेंट करते आए हैं, इसलिए भारत को गांव का देश भी कहते हैं। बात अगर शहरों में रहने वाले लोगों की जाए तो उस वक्त शहर में जो भी लोग रहते थे वो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए मिलों में काम करते थे। उनसे बहुत कम पैसों पर बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था। जब अंग्रेज नहीं आए थे तो उस वक्त भारत का कपड़ा भारत और भारत के आसपास के कुछ देशों में ही प्रसिद्ध था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारत में बना हुआ कपड़ा दूसरे महाद्वीपों पर फेमस होने लगा। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ साथ भारत के किसानों और भारत के मजदूरों की आमदनी बहुत कम हो गई, क्योंकि अंग्रेज भले ही उन कपड़ों को ऊंचे दाम पर बेचते थे, लेकिन भारतीय मजदूरों और किसानों को बहुत कम पैसे देते थे। वहीं दूसरी ओर हैंडलूम इंडस्ट्री अपने पतन की तरफ जा रही थी। इन दिनों भारत में हाथों से सारी कारीगरी की जाती थी। लखनऊ और बनारस के हैंडलूम इंडस्ट्री की धूम दुनिया भर में हो गई थी। उस वक्त लोगों का काम बहुत मेहनत भरा होता था, क्योंकि उस वक्त ना तो बिजली थी और ना ही आज के जैसी कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। उन लोगों को लगभग सारा काम अपने हाथों से ही करना पड़ता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त भारत में जो कपड़े बनते थे उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। उन कपड़ों पर बहुत ही बेहतरीन कारीगरी की जाती थी, लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद भारतीय कपड़ों की डिमांड कम हो गई और भारतीयों का मार्केट पतन की ओर बढ़ने लगा। दरअसल भारतीय लोग जो कपड़ा बनाते थे उसे बनाने में बहुत वक्त लग जाता था और उसी कपड़े को ब्रिटिश तमाम तरह की मशीनों के द्वारा बहुत ही कम वक्त में तैयार कर देते थे और बहुत सस्ते दामों पर बेचते भी थे। यही वजह है कि भारतीय लोग वक्त के साथ साथ और गरीब होते चले गए। अब बात आती है उस वक्त हमारे देश में जो लोग रहते थे उनका सबसे मुख्य व्यवसाय क्या था।
तो दोस्तों, ये तो आप भी जानते होंगे कि आज भी हमारे भारत में रहने वाले अधिकतर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि को ही माना जाता है। ये वजह है कि भारत को कृषि प्रधान देश भी कहते हैं। उस वक्त भारत में मुख्य तौर पर नील, कपास, अफीम, गेहूं और धान की खेती की जाती थी। लेकिन दुख की बात यह है कि उस वक्त हमारे किसानों को उनके फसल की सही कीमत नहीं मिलती थी। अंग्रेज उन फसलों को बहुत ही कम दामों में खरीदकर ग्लोबल मार्केट में अच्छी कीमत पर बेचते थे। उस वक्त हमारे किसान सारा दिन खेतीबाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे। उस वक्त हमारे भारत में बिजली या इलेक्ट्रिसिटी आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी। यही वजह है कि तब वे लोग घरों में उजाले के लिए लैंप और दिए जैसी चीजों का इस्तेमाल करते थे। इस दौर की सबसे बुरी बात यह है कि इस दौर में जातिवाद बहुत अधिक हुआ करता था। कुम्हार और साफ सफाई करने वाले लोगों को समाज में बहुत नीची जाति का माना जाता था। लोग अपनी जाति के हिसाब से काम करते थे, जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, धोबी कपड़े धोता था, लोहार लोहे का काम करता था। इसके बाद वो दौर आया जब भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत की और इसका इस्तेमाल वे भारत को और डेवलप करने में करने लगे। हालांकि भारत को डेवलप करने के पीछे उनका मकसद भारतीयों की बेहतर जिंदगी नहीं, बल्कि उनका अपना स्वार्थ था। अंग्रेज भारत पर राज करने के लिए भारत के दूर दराज के इलाकों में आसानी से अपनी पहुंच को बनाने के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग को बढ़ावा देने लगे। साल 1853 के लगभग मुंबई से ठाणे के बीच एक पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की गई, जो कि 14 डब्बों की एक स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी। उस वक्त के इंजन में इतनी क्षमता नहीं होने की वजह से उस ट्रेन को खींचने के लिए एक नहीं बल्कि 3 इंजन का इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त अंग्रेजों ने ट्रेन को चलाने के लिए 5 फीट और 6 इंच की दूरी पर 2 पटरियों को स्थापित करके उस पर ट्रेन की शुरुआत की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी भारत में उसी फॉर्मूले से रेल पटरियों का निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं उस वक्त के भारतीयों के इनकम की, यानी ये लोग कमाते कितना थे। अगर इनकम की बात करें तो उस वक्त जहां भारत में अंग्रेज बहुत अच्छे पैसे कमाते थे, उस वक्त भारतीयों की हालत दिन ब दिन बदतर हो जा रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1800 के दौरान जहां एक यूरोपीय कर्मचारी की तनख्वाह 40 पाउंड तक होती थी, वहीं एक आम भारतीय दिन भर मेहनत करने के बाद महीने में महज 1 पाउंड की कमाई कर पाता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में ही रहकर एक यूरोपीय आदमी जितना कमाता था, उसी काम को करने के लिए एक भारतीय को कितने कम पैसे मिलते थे। वहीं अगर भारत में रहने वाले किसानों की कमाई की बात करें तो अक्सर उन लोगों को बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ता था। खैर, ये समस्या आज के वक्त में भी भारतीय किसानों के साथ बनी रहती है और भविष्य में भी बनी रहेगी। लेकिन उस वक्त वो किसान अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए लगान से भी बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। इतनी कम कमाई होने के बावजूद भी अंग्रेज उन किसानों के ऊपर तमाम तरह के लगान लगा देते थे। हालांकि हमारे भारतीय समाज में मौका परस्त लोगों के वजूद हमेशा से बनी रही है और उस वक्त भी कुछ मौका परस्त लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के तलवे चाटकर अधिक कमाई कर लिया करते थे। वही बात अगर उस वक्त भारत में रहने वाले लोगों की पढ़ाई लिखाई की करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ही कम थी। उस वक्त भारतीय समाज में रहने वाले पुरुषों में महज 10% से भी कम पुरुष ऐसे थे जो पढ़ाई लिखाई करने वाले थे, यानी साक्षर थे। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की हालत तो इससे भी बुरी थी। महिलाओं में 1% महिलाएं ही ऐसी नहीं थी जो पढ़ाई लिखाई से ताल्लुकात रखती हों। हालांकि बिना पढ़ाई लिखाई के भी भारत में रहने वाले सभी लोग किसी न किसी काम में बहुत निपुण थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने की वजह से अंग्रेज भारतीयों के ऊपर बहुत आसानी से अपना कब्जा जमा लिए थे। उस वक्त हमारे भारतीय समाज की एक बात बहुत अच्छी थी। समाज में रहने वाले लोग किसी चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं देते थे, बल्कि अगर कोई एक आदमी चावल उगाता था तो वो दूसरे आदमी से चावल के बदले कुछ गेहूं ले लेता था। जो आदमी सब्जी उगाता था वो उन सब्जियों के बदले चावल और गेहूं बदल देता था। यानी उस वक्त हमारे भारतीय समाज के अधिकतर हिस्सों में चीजों की खरीद बेच की जगह अदला बदली की जाती थी। इसलिए एक गांव में रहने वाले लोगों को किसी चीज को खरीदने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था, बल्कि उन्हें हर चीज आसानी से अपने गांव में उपलब्ध हो जाती थी। आज भी अगर आप भारत के कुछ गांवों में जाएंगे तो वहां पर अदला बदली की प्रथा चलती है, जो कि बहुत अच्छी है। लेकिन उस वक्त हमारे भारत में चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। ये वजह कि आज के वक्त में हम लोग जिस बीमारी को आसानी से चकमा दे देते हैं, आज से 200 साल पहले वो बीमारी हमारे समाज में महामारी का रूप ले लेती थी। लोग छोटी छोटी बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में
समा जाते थे। तो दोस्तों, आपने देखा आज से 200 साल पहले हमारा भारत कैसा था। उस वक्त के समाज की कुछ बातें अच्छी थी तो कुछ बातें बुरी। जैसे कि जातिवाद उस वक्त के समाज की बहुत ही बुरी चीज थी, जिसका प्रभाव हमें आज के वक्त में भी देखने को मिलता है। उस वक्त हमारे समाज में लोग पढ़े लिखे कम थे, लेकिन सामाजिक ज्यादा थे। वहीं आज के वक्त में भले ही हम पढ़े लिखों की संख्या ज्यादा हो चुकी है, लेकिन हम अपने समाज से दूर होते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप हमारे प्राचीन भारत से जुड़ी और भी किसी बात को जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम अपनी अगली वीडियो इसी टॉपिक पर डिटेल में लेकर आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे। तो गाइस, ये थी वीडियो 18th सेंचुरी में हिंदुस्तान कैसा था। इन्होंने बताया यार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई। और एक चीज़ में जो मुझे इनकी वीडियो की स्टार्ट में बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने बताया कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा किस तरीके से किया कि वहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, मतलब पढ़े लिखे होना किसी भी माशरे की तरक्की का ज़ामन है, मैं समझता हूँ ये चीज़, लेकिन उसके साथ साथ हमारी सोसाइटी में एक ख़राबी है जो मैं बड़ा समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। जो पाकिस्तान इंडिया के लोगों का जो मतलब ज़्यादातर बीमारी है कि कोई बंदा है अगर उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो अगर वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है तो हमारी सोसाइटी उसका मजाक उड़ाती है। वो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालेगी, भाई आपकी ग्रामर की मिस्टेक है, आपकी स्पेलिंग्स की मिस्टेक है, हम हंसेंगे। लेकिन आप अगर वही बंदा अगर कहीं बाहर ममालिक में फॉरेन कंट्रीज़ में जाए और वो इंग्लिश बोले, टूटी पुटी बोले यार, ठीक है, तो गोरे लोग आपके ग्रामर नहीं देखते, आपके स्पेलिंग नहीं देखते, वो आपकी बात को लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छी इंग्लिश बोलना किसी की काबिलियत है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट सीख जाता है, ये फ़र्ज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंग्लिश कोई तालीम का मेयार नहीं है कि आप इंग्लिश बोलेंगे तो आप हाईली एजुकेटेड हो गए या फिर आप हाईली मतलब बहुत ही कोई ऊपर लेवल के बंदे हैं या बहुत आप एजुकेटेड पर्सन है, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं क्योंकि यू स्पीक इंग्लिश वेरी गुड। बट लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि भाई इंग्लिश का मयार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश जो है वो आपको एक लैंग्वेज के तौर पे आप सीखें, अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे ज़्यादा हमारे लोग जज करना शुरू कर देते हैं, यार ये इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, ये बहुत ही कोई मम्मी डैडी स्टाइल का बच्चा है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त फुल स्वैग वाला। लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ ये चीज़ बहुत गलत है। फिर इन्होंने बताया, अगर वीडियो के ऊपर आएँ तो, कि 18th सेंचुरी में लाइफ स्टाइल लोगों के गांव देहात का किस तरीके से था। तो उस टाइम आबादी का इन्होंने बताया यार 16 करोड़ की आबादी, और अभी सिर्फ इंडिया की आबादी 1 अरब 30 करोड़, उसके साथ पाकिस्तान को अगर मिलाया जाए तो 23-24 करोड़, बांग्लादेश की अलग से 20 करोड़ तकरीबन, तो मतलब 2 अरब तो यहाँ पे पहुँच गए। मतलब 200 साल में 16 मल्टीप्लाई बाय 4 या 5 करना पड़ेगा, 6, मतलब इतने यार 400, 500, 600 गुना मतलब आबादी बढ़ी है इस खित्ते के अंदर जो हिंदुस्तान कहलाता है। बांग्लादेश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का एरिया भी उस टाइम जो था वो इंडिया में हिंदुस्तान में आता था। तो इतनी ज़्यादा एकदम से 200 साल में इतनी आबादी बढ़ जाना, मैं समझता हूँ इस खित्ते के लिए ये चीज़ भी जो है ना मुनासिब नहीं थी। लेकिन इन्होंने जो बताया गाँव देहात में लोगों का लेन देन, इंसाफ किस तरह लोग एक दूसरे के साथ करते थे, और जातिवाद मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ना ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तो मतलब जातिवाद जो है, जो कोई भी है यार, किसी किस्म का बंदा भी है, किसी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, मैं नहीं समझता हूँ कि अगर आप, देखें मैं हूँ ना, अगर मैं अपनी कौम में पैदा हुआ, मैं एक घर में पैदा हुआ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ना मेरे माँ बाप का कमाल है भाई। और एक अगर कोई कम ज़ात में पैदा हुआ, किसी छोटी मतलब कास्ट में पैदा हुआ, तो वो उसका कमाल नहीं है, ना उसके माँ बाप का कसूर है। तो ये चीज़ें इस टाइम के दौर में ये चीज़ें मैं समझता हूँ ख़त्म होनी चाहिए बिल्कुल जड़ से, किसी भी कंट्री में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे इंडिया में, चाहे बांग्लादेश में, क्योंकि इसके नुकसानात ही होंगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ से। आप बोलेंगे भाई जैसे हम लोग सरदार है, ठीक है, मैं बोलूँगा सरदार एक बहुत बड़े आला दर्जे के लोग हैं बाबा, इससे जो नीचे वाले हैं, जो और कौमें हैं, वो छोटी कौमें, नहीं, ये चीज़ गलत है। बात ये है कि अगर आप अच्छे इंसान हैं, चाहे आप किसी कौम, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप अच्छे हैं, आप अपने घर की अच्छी तर्जुमानी कर रहे हैं, लोग समझेंगे कि यार आप एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, ना कि कास्ट के ऊपर किसी को आप जज करें, यार ये छोटी ज़ात का या तीसरी। ये चीज़ें उस टाइम थी बहुत ज़्यादा, इन्होंने बताया, लेकिन अभी के माशरे में भी ये चीज़ें हैं।
बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है लेकिन कम है, लेकिन इसमें अक्सर आप देखते हैं कि क्लैशेस हो जाते हैं भाई फलानी कास्ट का फलानी कास्ट के साथ। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। इस चीज़ के तो मैं कहता हूँ कि जो बंदा कहे कि जिसको फ़ख्र होने कि यार मैं इस कास्ट से हूँ तो मैं बहुत मेरे से 2 स्टार मुझे पैदाइशी लग गए, तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए बेवकूफ़ लोगों का। और मैं समझता हूँ जिन लोगों को एहसास कमतरी का शिकार होते हैं ना, जो लोग बचपन से जिनको लोग इग्नोर करते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, ये उन लोगों का काम है। वो लोग समझते हैं हम लोग कोई बड़ी कास्ट हैं तो पता नहीं हम लोगों को डायरेक्ट जो है ना 800 गज का प्लाट मिल जाएगा। इस तरह नहीं होता यार। मैं समझता हूँ जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिन्हें पूरे मुआशरा कम कास्ट समझते हैं, वो इस टाइम पे बड़ी पोस्टों पे और पढ़ लिख गए हैं। उनकी तालीम का मयार, उनका रहन सहन मैं समझता हूँ बड़ी कास्ट वालों से इस टाइम बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने तालीम का सहारा लिया। और छोटी कास्ट बड़ी कास्ट ये कॉन्सेप्ट पुराना था, लोगों में जालियत थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जब पढ़ लिख गए अब ये चीज़ मैं समझता हूँ कि अगर 100% से ये 2% पे आ गई। अब मैं समझता हूँ कि 2% भी हमने और आपने मिलकर ये चीज़ ख़त्म करनी है, क्योंकि ये किसी भी माशरे के लिए मैं समझता हूँ कैंसर है। और जिस तरीके से इन्होंने वीडियो की बात की कि यार अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने किस आसानी के साथ फ़ायदा उठाया, मुग़लों और मराठों की जंगें हुई तो उन्होंने इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया। ये तो देखें तारीख़ गवाह है कि अंग्रेज़ों ने कहीं पर भी कब्ज़ा किया, वहाँ के जो मकामी लोग हुआ करते थे उनके बीच में लड़ाई का फ़ायदा उठाया। अब एक तरफ मुग़ल थे, एक तरफ मराठा थे, दोनों में जंगे हुई। जिस तरीके से इन्होंने वीडियो में बताया, गोरे देख रहे थे, उन्होंने बोला वेट एंड वॉच वाला हिसाब है, वेट करें और देखें। अब जो बच जाएगा वो ज़ख्मी तो ज़रूर होगा। अब ज़ख्मी आदमी को मारना आसान है बनिस्बत कि एक ताज़ा दम आदमी को, तो उन्होंने ज़ख्मी शेर को गिरा के पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया। उन्होंने हर जगह पे यही किया। तो गोरों की देखें, जब एक बात है, मैं समझता हूँ कि गोरों की जो हुकूमत थी ना वो बहुत ही मतलब जालिम थी। ठीक है, लोगों से टैक्स लेती थी, लोगों को जुल्म करती थी, लोगों को माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं थे। लेकिन मैं समझता हूँ इंडिया को तो देखें, इंडिया की गवर्नमेंट तो उसके लिए कर रही है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट से तो मैं कहता हूँ गोरे अच्छे थे भाई। कम अज़ कम कुछ भी करके गए ना, रेलवे तो डाल के गए भाई, इतनी बड़ी रेलवे का निज़ाम डाल के गए। उसके अलावा अभी तक यहाँ पे कई पुल ऐसे हैं जो गोरे तामीर करके गए और इस टाइम तक चल रहे हैं। गोरों के कुछ ऐसे काम थे जो कि अभी तक मतलब अपनी उम्र वो पूरी कर चुकी हैं चीज़ें, लेकिन वो अभी तक चल रही हैं। लेकिन देखिए आज़ादी होती है, और आज़ादी के लिए जितनी जंगें हुई, जितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी यार, उनकी तो मतलब कुर्बानियों को अगर याद किया जाए, लिखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के कागज़ और कलम कम पड़ जाएंगे। इतने नाम हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़े, मरे, कटे और गोरों के ख़िलाफ़ एहतजाज किए, अपनी जानें कुर्बान की, अपनी बीवी बच्चों को रोड पे ले आए। मतलब बहुत से नाम हैं, 1 2 4 10 नहीं, मैं समझता हूँ लाखों में नाम है जिन्होंने मारे खाई, कैद खाने देखे और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाई। उसके बाद जाके जो है आज़ादी गोरों से लोगों को मिली है। तो गाइज़ ये थी वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, अच्छी लगी मुझे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस के ऊपर मैं रिएक्शन दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।